नहीं जॉनसन बेबी डायट विको टर्मरिक एसिड डबल 3 अच्छा WS चलो क्या पढ़े थे हम लोग? वही डायरेक्शन पता करना। ठीक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर का कोई भी डेरिवेशन आप अंडर एस्टिमेट मत करो। यहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आए वो एक बार जा करके घर में वीडियो में देखो, वहाँ भी नहीं समझ में आए तो फिर आकर के पूछ लो, ठीक है। इस चैप्टर के डेरिवेशन सारे हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बोर्ड में यहाँ से बहुत पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज का हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। ये आज का अगला टॉपिक है, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग। अब बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का मतलब क्या है बच्चों, चलो समझ लेते हैं भाई। बायो सेवर्ट का नियम हमने पढ़ा था, किस लिए है बायो सेवर्ट का नियम? बायो सेवर्ट का नियम इसलिए है ताकि हाँ, अगर कोई धारावाही चालक तार रहे तो उसमें धारा भेजने पर किसी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसका मान निकाल सकते हो। समझ में आया? फॉर्मूला क्या था? B बराबर ये फॉर्मूला बायो सेवर्ट के नियम से निकला था, जो कि किसी धारावाही चालक पर अगर हम कोई अल्पांश ले लेते हैं, क्या ले बच्चों? अल्पांश मतलब धारावाही चालक तार पर एक छोटा सा हिस्सा ले लें तो पूरे चालक में अगर धारा बह रही है तो उसके छोटे हिस्से में भी तो धारा बहेगी, है ना। और उस छोटे हिस्से के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है हम लोग यहाँ वही देख रहे थे, ठीक है। तो हमको मिल चुका था कि अगर कोई सीधा धारावाही चालक तार या टेढ़ा भी है या किसी भी संरचना में तो उसके छोटे से भाग के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, इन सारी गतिविधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि जो बायो सेवर्ट का नियम है ये किन जगहों पर लागू होता है और उसके द्वारा हम लोग पूरे तार के कारण उसकी अलग अलग संरचनाओं के कारण अलग अलग परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से सीखिएगा। नंबर 1, परिमित लंबाई की विषुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय ये बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? बायो सेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग है। इस अनुप्रयोग की बातों को जरा सीखिए, इसकी कहानी क्या और कैसे है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखी गई बातों का अर्थ समझ लेते हैं कि यहाँ क्या बातें हैं, उनका मतलब है क्या। परिमित लंबाई का मतलब होता है सीमित लंबाई। परिमित लंबाई का मतलब सीमित लंबाई कि कोई चालक तार है उसकी लंबाई की एक निश्चित सीमा हो, तो उसकी लंबाई फिक्स हो, निर्धारित हो, तो ऐसे सिचुएशन में उस चालक को हम लोग कहते हैं सीमित लंबाई या परिमित लंबाई। का रेजुरेखीय का मतलब होता है सीधा, रेजुरेखीय का मतलब स्ट्रेट, सीधा। समझ में आया? अगर कोई तार है और उसमें धारा भेजेंगे तो वो कितना चुंबकीय क्षेत्र देगा, इस कंटेंट में हमें यही जानना है। तो फिगर उगर इसका थोड़ा सा भड़कीले टाइप का है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे क्या होगा। देखो ये मान लिया हमारा परिमित लंबाई का रेजुरेखीय धारावाही चालक तार हो गया, इसका नाम है CD। इसका नाम क्या बच्चों? CD, ठीक है। ये है परिमित लंबाई का
मतलब सीमित लंबाई का, इसकी लंबाई क्या है? निश्चित है, सीमित है। समझ में आया? एक तार हो गया CD, और इसमें मान ले रहे बच्चों की धारा बह रही है I एम्पीयर की। कितनी धारा बह रही है? I एम्पीयर की। और इस तार पर यहाँ एक बिंदु है O, और बिंदु O पर एकदम इस पे लंबवत तार पे R मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है हमको यही पता करना है। और किस नियम से पता करना बच्चों? बायो-सैवर्ट के नियम से पता करना है। ठीक है, कंटेंट एक बार फिर से सुनिए। यहाँ पे एक तार है CD, सीमित लंबाई का है, रुजुरेखीय मतलब सीधा है। समझ में आया? इसमें I एम्पीयर की धारा जारी है, और इस तार पर स्थित बिंदु O पर O से तार के लंबवत R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। किस रूल से? बायो-सैवर्ट के रूल से। समझ में आया? तो कैलकुलेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन कैसे? बायो-सैवर्ट के नियम में तो हमें ये बताया गया था कि हम किसी छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इस पर एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे है, ये तार पर एक छोटा सा टुकड़ा है EF, मान लेते हैं इसे भाई। ठीक, ये तार पर एक छोटा सा टुकड़ा क्या बच्चों? EF है, और इसकी जो लंबाई है EF की, मैं फिगर थोड़ा बड़ा बनाऊँ, ये स्पष्ट आएगा। तार हो गया CD, और तार से यहाँ से बिंदु P जिसका डिस्टेंस R मीटर है, और इसमें धारा कितनी बह रही बच्चों? ये बिंदु O है, और यहाँ हमने मान लिया ये आपका E है, ये आपका F है, अल्पांश है जिसकी लंबाई हम लोग मान के चल रहे हैं डेल्टा। ठीक, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। बाबू अल्पांशों को बिंदु P से मिलाइए। मिला दिया? अल्पांशों को क्या किया हमने? बिंदु P से मिलाया, क्योंकि अल्पांश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हो, तो अल्पांशों को बिंदु P से मिलाना पड़ेगा। समझ में आया? और मान लेते हैं कि यहाँ से अगर ये डिस्टेंस बच्चों x है, कितना मीटर का है? x मीटर का। ठीक, ये डिस्टेंस x मीटर का, तो क्या ऊपर वाले भुजा का भी लंबाई उतने होगा x मीटर? नहीं। तो हम क्या करेंगे? भुजाओं को, यहाँ पे भुजाओं की स्थिति समान मानने के लिए इससे यहाँ पे एक लंब खींच देंगे, और मान लेते हैं यहाँ का कोण थीटा है, और ये लंब पड़ गया EG। समझ में आया? इसके बाद बच्चों भुजाओं की जो लंबाई है, उस लंबाई के सिरे को जरा बिंदु P से C को, बिंदु P से D को ऐड करिए। ठीक, अब यहाँ मान लेते हैं कि बाबू हाई वाला एंगल है φ1। ये वाला एंगल कितना बच्चों? φ1, और ये पूरा एंगल हम मान लेते हैं φ2, और केवल यहाँ का एंगल मान लेते हैं लोग φ है, ये एंगल मान लेते हैं बच्चों डेल्टा φ है। कितना है? डेल्टा φ। मैं ये सब कोण क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। समझ में आया? ठीक, तो ये फिगर की संरचना हो गई। एक बार फिर से सुन लेते हैं बाबू लोग। मान लिया कि एक सीमित लंबाई का, परिमित लंबाई का रेजुरेखीय तार CD है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और इस बिंदु O से तार के लंबवत R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है ना? तुम लोगों से बैठ जाओ ऐसे। तो ये बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बायो-सैवर्ट का नियम लगा करके ज्ञात करना है। क्या करेंगे अब इसके लिए? सबसे पहले हमने मान लिया कि तार CD पर एक अल्पांश यहाँ है EF, जिसकी लंबाई डेल्टा L है। अब सबसे पहला काम बच्चों, अच्छा हमने माना हुआ है कि अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है? x है, और क्योंकि दोनों अल्पांशों के जो सिरे हैं वो x दूरी पर नहीं है, एक तो x दूरी पर, लेकिन ऊपरी वाला जो भुजा है वो थोड़ा x से ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने क्या किया? इस वाली भुजा से उस वाली भुजा पर एक लंब खींच लिया। समझ आया? जिससे अब इस लंब के नीचे से यहाँ से दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, x ही मानी जाएंगी। समझ में आया? तो सबसे पहला काम करेंगे, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे। किस रूल से? ठीक है, तो सबसे पहले
अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चलो निकाल देते हैं भाई। तो अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा P बराबर μ0/4 पाई इंटू आई, धारा उसमें आई है, अल्पांश उसका dl ही है, और यहाँ पे एंगल थीटा ही है, साइन थीटा बटे अल्पांश से डिस्टेंस बिंदु P की कितनी है x², न्यूटन प्रति एम्पियर डैश। ठीक, ये मिल गया इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जरा आप कुछ कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कंडीशन अनुरूप नहीं है बायो सेवर्ट के। जैसे पहली चीज तो ये कि यहाँ जो ये डिस्टेंस होता है x, ये अल्पांश से बिंदु P की होती है। अगर अल्पांश को बिंदु P से मिलाओगे तो बाबू वो x है ही नहीं। पहली चीज, खाली एक सिरा x है, दूसरा वाला सिरा x तो है ही नहीं है। देखो यहाँ से यहाँ तक x है ना, फिर यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा है, समझ में आया? और ज़रा देखो भाई, मैंने पढ़ाया हुआ है कि अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा होता है। तो यहाँ खाली अल्पांश के एक भुजा से मिलाने वाला कोण दिख रहा है हम लोग को। तो ये चीज़ें यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियम के पूरी तरीके से अनुरूप नहीं है, तो इनको हटाइए और उस अनुरूप बनाइए। समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोग, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज देख रहे हैं। देख रहे हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EGF, ठीक है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज EGF, ठीक, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले चलो। और इस समकोण त्रिभुज को अगर मैं बाहर निकालूं तो वो ऐसे दिखाई देगा बच्चों। देखो ये F है और ये आपका E है, ये आपका G है, ये आपका थीटा है। समझ में आया? और EF की जो लंबाई है वो डेल्टा L है। समझ में आया? अब यहाँ से जरा साइन थीटा का मान निकाल दो। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो लंब हो गया EG, कर्ण कितना हो गया DL। कर्ण आपका DL ही तो है, DL हो जाएगा। अब यहाँ से DL का मल्टीप्लाई साइन में कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर EG आ गया। आ गया? ठीक है, यानी यहाँ से DL साइन थीटा आप रिप्लेस कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं? देखो DL साइन थीटा किसके जगह पे आ गया? EG। तो अब यहाँ से DL साइन थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? तो हो जाएगा डेल्टा B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई। DL साइन थीटा की जगह पे E इंटू बटे, देखो हो जाएगा x²। अब वहाँ से EG हटाओ। EG हटेगा कैसे? तो EG हटने के लिए यहाँ ज़रा देखो, आप लोग त्रिभुज देखिए EPG में, त्रिभुज EPG में हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर बच्चों चाप बटे त्रिज्या होता है। हम ये बात जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब जरा देखो कि बाबू मेरे यहाँ पे ये वाला कोण कितना है? डेल्टा फाई। तो कोण की जगह हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर चाप कितना? EG। उस त्रिभुज में वही चाप के रूप में है EG बटे त्रिज्या कितना? x। अब यहाँ से EG का मान कितना आ जाएगा? x इंटू डेल्टा फाई। समझ में आ गया? ये क्या निकल के आ गया बच्चों? EG का मान। अब जरा देखो, अब इस EG के जगह पे यहाँ वाले समीकरण में हम क्या रख सकते हैं? तब डेल्टा B इज इक्वल टू, मैं फिगर थोड़ा हटा दूँ, मतलब जरूरत पड़ेगी। चलो मैनेज करते हैं, ये चीज़ अरेंज कर देता हूँ, समझना। वो डेल्टा L था, देखो तब यहाँ पे डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई इंटू आई। EG का मान कितना आया? x इंटू डेल्टा बटे x। ठीक, अब यहाँ एक x से एक x कैंसिल हो गया। अभी बचेगा डेल्टा B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा फाई बटे x। ठीक, अब इसके बाद देखो बच्चों,
यहाँ पे एक बड़ा सा तुम लोग को संपूर्ण दिख रहा होगा, EOP। मैं यहाँ निकाल देता हूँ उसको बाहर। ये कोण यहाँ पे बच्चों फाई है, ये P है, ये R है, ये X है, ये आपका E है, ये आपका O है। अगर बाबू मैं यहाँ cos फाई लगाऊं, क्या लगाऊं? त्रिभुज EOP में cos फाई बराबर आधार बटे आधार कितना R, गण कितना X हो जाएगा। इसके बाद cos फाई बराबर, यहाँ से अच्छा x का मान निकालो तो x का मान निकालोगे तो ये बन जाएगा R बटे cos फाई। कितना बन जाएगा? R बटे cos फाई। अब इस x का मान यहाँ रखो तो ये हो जाएगा डेल्टा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई डेल्टा फाई बटे x था, x का मान कितना आया है? R बटे cos फाई। cos फाई का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये ऊपर चला जाएगा, डेल्टा B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई cos फाई इंटू डेल्टा फाई बटे। ठीक, अब ये जो समीकरण हमारे सामने बना है, ये इस अल्पांश के कारण वहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की अनुकूल परिस्थिति में बना है। और ये भी ये ध्यान रखना, ये पूरे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये अभी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर हम यहाँ सीमा लेकर के, अच्छा ये φ1 और φ2 इसकी लंबाई निर्धारित करते हैं। देखो φ1 और φ2 का मान अगर कम रहेगा तो देखो लंबाई कम हो जाएगी ताकि, और जितने बढ़ते जाएंगे लंबाई उतने ज़्यादा होती जाएगी। समझ में? तो φ1 और φ2 एक्चुअली क्या करते हैं, आपके इसकी लंबाई को निर्धारित करते हैं। समझ में आया? ठीक, अब जरा देखिए, ये मिल गया आपका अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पूरे धारावाही चालक तार के कारण निकालेंगे। अतः संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब हम पूरे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसके लिए देखते हैं क्या होगा। तो भाई हमें ये जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिला है उसका समाकलन करना पड़ेगा, और सीमा लेकर के। क्योंकि सीमा क्यों चाहिए? सीमा इस नाते चाहिए क्योंकि तार की लंबाई सीमित है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब उचित सीमा के भीतर हम समाकलन कर रहे हैं इसी का। ये जो समीकरण आया b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई इंटू cos फाई डेल्टा फाई बटे r, इसी का हम लोग समाकलन करते हैं। चलिए समाकलन करने में, तो समाकलन करने से पूरा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो यहाँ पे अल्पांश के कारण निकला था, इसी नाते डेल्टा लगा। अब की बार पूरा निकल रहा तो b लिख रहा हूँ। इंटीग्रेट लिमिट बनेगा -φ1 से φ2 इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू आई इंटू cos फाई इंटू डेल्टा फाई बटे r। अब यहाँ एक चीज़, पहली चीज़ तो ये कि सर लिमिट का कंटेंट ऐसा क्यों है ना? लिमिट ऐसे क्यों लगाए हैं? और अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यही तो मिला था, देखो है ना, अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यही था, तो इसी नाते वहाँ पे वो मान रखा गया। लेकिन सर लिमिट जो लगाया वो -φ1 से φ2 का क्यों लगाया? वो सबसे बड़ी समस्या का कारण लगता है। तो उसका एक्चुअल में जवाब ये है कि जो φ1 का एंगल है, जहां आपने बिंदु O माना था, फिगर है नहीं, आप लोग अपने उसमें देखो, जहां बिंदु O माने हो उस बिंदु O को अगर तुम मूल बिंदु मानो तो वह जो कोण φ1 है ये मूल बिंदु के नीचे है और कोण φ2 मूल बिंदु के ऊपर है। समझ में आया? इसी चीज को शो करता है ये -φ1 और +φ2। -φ1 मतलब मूल बिंदु के नीचे है, आप उस एंगल में -y अक्ष के डायरेक्शन को पाते हैं, और ये +y अक्ष के डायरेक्शन में। ठीक, -φ1 से φ2 का यहाँ पे लिमिट। अब कांस्टेंट लोग जितने होते हैं हम जानते हैं कि उनका जगह होता नहीं भैया, तो उनको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक, चलो, तो मतलब म्यू 0 बटे 4 पाई, चालक में बहने वाली धारा बदल सकती नहीं है, तो वो भी आई, जितनी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वो बदलोगे नहीं,
तो ये सब चीज़ें एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगी, तो इसके नाते इसको हम लोग इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक, बचेगा क्या बच्चों? cos फाई इंटू डेल्टा फाई, और cos फाई का डेल्टा फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा भैया? साइन फाई। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और आपको पता है समाकलन होने के बाद हम लोग लिमिट को बड़े ब्रैकेट में शिफ्ट करते हैं, -φ1 से φ2, और cos फाई का माइनस साइन फाई, माइनस ही होता है प्लस होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद हम लोग लिमिट लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? लिमिट लेते हैं। तो अब लिमिट लेंगे। लिमिट लेने का तरीका क्या है कि जो भैया वेरिएबल आया है उसकी जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट में रखते हैं। ठीक, देखो b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और चलो लिमिट लेने का तरीका समझेंगे। साइन फाई की जगह पे अपर लिमिट φ2 माइनस फाई की जगह पे लोअर लिमिट साइन माइनस φ1, लोअर लिमिट माइनस में। और हम ये बात जानते हैं कि साइन का पूर्णांक अगर माइनस में होता है तो वो पूरा साइन का अनुपात ही माइनस में आता है। साइन माइनस φ1 बराबर माइनस साइन फाई, समझ में आया? तो वो माइनस इसको क्या करेगा? प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और यहाँ हो जाएगा साइन φ1, उसको आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, साइन का पूर्णांक जो φ1 है ये ऋणात्मक है, और सिंबल के जब उसको आप लोग सिंबल का रूल लगाएंगे तो ये लोग कैसा हो जाएगा? ये माइनस साइन बनेगा φ1, और आगे पहले से माइनस लगा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस साइन फाई ये हो गया आपका डेरिवेशन। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अभी मैं इस पे स्टेप समझा दे रहा हूँ, पहले तुम लोग देख लो यहाँ पे क्या हुआ। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि इसमें करना क्या होता है। देख लिए? अभी पूरा नहीं है पूरा डेरिवेशन, तो इसके आगे 2 स्टेप और होते हैं। पर यहाँ तक अगर बोर्ड में पूछेगा परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का निगमन करो, सूत्र बताओ, बहुत रहेगा। इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हो। चलो अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझो कैसे क्या करना होता है। परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। सबसे पहले फिगर देखो, मैं स्टेप बता रहा हूँ कितने स्टेप्स में इसको करना है। घर जाकर के एक बार वीडियो फिर से देख लेना जरूर। तार सीधी था, उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु O था, इसके लंबवत r मीटर के डिस्टेंस पर एक बिंदु P था। वहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बायो-सेवर्ट का नियम लगाओगे। बायो-सेवर्ट का नियम किस पर काम करता है? अल्पांश पर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अल्पांश ले लिया EF, जिसकी लंबाई अल्पांश को बिंदु P से मिलाना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो मिला दिया, और मान लिया ये वाला कोण फाई है और ये डिस्टेंस x है, और ये इनके बीच का जो छोटा सा कोण है डेल्टा है। ठीक है, ये बीच वाला। अब देखो क्या है, अगर E से P की दूरी x है तो क्या F से P की दूरी x है? नहीं है, तो उसको x से करना पड़ेगा। x कैसे करें भैया?
ई से इस पर एक लंब डाल देंगे जी, और ये मान लिया कोण थीटा है। समझ में आया? ठीक। इसके बाद देखो इन भुजाओं को यहाँ पे मिलाओ, ये मिलाओ, इस नाते मिलाओ ताकि चालक की लंबाई सीमित कर सको। समझ में आया? यहाँ का एंगल मान लिया फाई 1, ये पूरा एंगल मान लिया फाई 2 है। फिगर बन करके तैयार। इसके बाद फिगर में कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसमें मान लिया धारा आई, ये फिगर का कंटेंट है। समझ में? कहाँ पे ये थीटा? आपको जब बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया गया था तो उसमें ये बताया गया था बायो सेवर्ट के नियम में कि अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा और अल्पांश के बीच का कोण थीटा उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती करने के लिए यहाँ पे कोण थीटा माना गया। ठीक। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, स्टेप समझना कि कितने स्टेप्स में इसके डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला काम अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या लगाओगे? फर्स्ट स्टेप बायो सेवर्ट का नियम। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? बायो सेवर्ट का नियम लगाना है फर्स्ट स्टेप में। समझ में आया? सेकंड स्टेप में क्या करना है? चलो ध्यान दो। सेकंड स्टेप में करना है, यहाँ छोटा वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, आपको त्रिभुज लेना, पहला वाला ये वाला त्रिभुज लेना है। और इस त्रिभुज में करना क्या है? उस त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकाल देना है। इस त्रिभुज में क्या करना है? साइन थीटा का मान निकाल देना है। ठीक। तो वहां से डीएल साइन थीटा हटाने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये सेकंड नंबर का त्रिभुज लो, ये उसी के ठीक नीचे पतला वाला जो। ठीक। और इसमें क्या लगाना है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाना है। जो यहाँ पे आएगा वहां हटाने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज ले लो, नीचे वाला ले लो, है ना? थर्ड स्टेप। अब यहाँ पे आपको cos थीटा निकाल देना है, cos फाई निकाल देना है। आपका समीकरण आ जाएगा। उसके बाद आपको समाकलन करना है। बस ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप वेरिफिकेशन है, उसके बाद डेरिवेशन आ जाता है आराम से। ठीक है, तो ये 4 स्टेप याद रखो। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले अल्पांश के कारण बायो सेवर्ट के नियम को लगा करके चुंबकीय क्षेत्र निकाल देना है। वहां से फिर डीएल साइन थीटा हटाना है। डीएल साइन थीटा हटाने के लिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर लगाएंगे लंब बटे कर्ण। वहां से डीएल साइन थीटा तुरंत हट जाएगा, वहां इजी आएगा। अब इजी को हटाने के लिए यहाँ पे आप लोग कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का कंटेंट लगा देंगे। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या से इजी हट जाएगा। उसके बाद वहाँ x आ जाएगा, x से x कट जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाले त्रिभुज को, ये बड़े वाले त्रिभुज को लगाना है। यहाँ cos फाई लगा देना है। cos फाई बराबर वो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद आपका समीकरण चुंबकीय क्षेत्र का जो बना रहेगा उसी का आपको समाकलन करना है लिमिट लेकर के। बस बात खत्म। ठीक। तो यहाँ तक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके आगे कुछ संभावनाएं। चलो देखो, अभी हमने देखा कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय तार के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोगों ने क्या निकाला कि अगर कोई तार है परिमित लंबाई का है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना मिला था? B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू I बटे इंटू साइन फाई 1 प्लस फाई 2। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल देते, डायरेक्शन कैसे निकालते? दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 से। ठीक है। और उसमें क्या करते? इसको धारा की दिशा के कैसे निकालते? दाहिने हाथ के हथेली के नियम से। उस नियम में क्या होता है? आपको पूरा पंजा फैलाना होता है। चलो
क्या करना होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगाना होता है और इसमें दाहिने हाथ के पूरे पंजे को फैलाना है, अंगूठे को कहाँ रखना है और इन चारों उंगलियों को जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहाँ, तो तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे निकाल दे सकते हैं। समझ आया? मैं बार बार ये कहूँगा कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज के नियम को फालतू का पेचीदा मत करो। वो थोड़ा सा एक तो क्रिटिकल जैसा लगता भी है। आसान है कि जब हम लोग को डायरेक्शन ही निकालना तो दाहिने हाथ के हथेली के नियम से चलते हैं ना, आसान पड़ जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। अब इसकी बात जरा देखो, अगर बाई दावे ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, अगर बाई दावे जो तार यहाँ लिया गया वो तार की लंबाई अनंत हो जाए, अगर तार की लंबाई कितना हो जाए, लंबाई कितनी हो जाए बच्चों, अनंत हो जाए, तब क्या होगा? तो जब तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो बाबू लोग जरा ध्यान देना, फिगर ऐसे था तुम्हारा, ऐसे था, ये वाला कोण तुम्हारा ∅2 था, जो ये एंगल ∅2 था और ये एंगल ∅1 है। समझ में आया? ठीक, ऐसे दो एंगल्स हैं, थे ना। अगर तार की लंबाई अनंत हो जाए, चलो ध्यान देना, तार की लंबाई अगर ऐसे बढ़ते 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 अनंत हो जाएगी तो ये कोण धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल जाएगा कि इसका मान लगभग 90 डिग्री के आसपास, लगभग का केस है ये, ठीक है, पूरा केस नहीं है, लगभग का केस है। कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। आप कंडीशन समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तो ये जो ∅1 और ∅2 का कोण था ये लगभग क्या डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। समझ आया? तो यदि तार की लंबाई अनंत हो जाएगी तब ∅1 बराबर ∅2 बराबर लगभग, याद रखना, लगभग 90 डिग्री होता है। समझ आया? कितना हो जाएगा? लगभग 90 डिग्री। ये बात समझ गए? कोई डाउट इसमें? अरे सीधा सीधा कंटेंट है भाई। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे कोण का फैलाव ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तार की लंबाई ना तो लगभग 90 डिग्री। तार यहाँ था तो दोनों की भुजाओं को मिलाओगे तो ऐसे एक एंगल बना था। अब तार की लंबाई जब बढ़ करके अनंत हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में ये और कोण फैलेगा और फैल करके लगभग 90 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। समझ आया? तो ऐसे केस में अब जरा देखो, अतः तब वो पूरे अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना देता है? देखो, B बराबर μ0 बटे इंटू I बटे R इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90। समझ में आया? कितना हो जाएगा? ग्रुप में मैसेज सबके पास पहुंचा था ना? अब इस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू b बराबर 2, तो ये हो जाएगा μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे इंटू 2 से 2, तो ये b बराबर आ जाएगा μ0 बटे 2 पाई इंटू आई बटे आर। ये हो जाएगा परिमित अगर तार की लंबाई अनंत हो जाता है, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर डैश मीटर। ठीक है, अगर तार की लंबाई अनंत हो जाती है तब मेरे बच्चों वही पूरा तार किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र देता है वो देता है b बराबर μ0 बटे 2 पाई y बटे r। समझ में आया? और अगर तार सीमित लंबाई का है तब वो कितना चुंबकीय क्षेत्र देता है? b बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू साइन ∅1 प्लस साइन ∅2। समझ में आ गया इतना कंडीशन? कोई डाउट? चलिए, तो ये बायो-सैवर्ट का पहला नियम था। इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा था वो इम्पोर्टेंट हिस्सा यहीं से यहीं तक का है। जो आपका इम्पोर्टेंट केस है वो यहीं से यहीं तक का है, जो कि अभी एक बार आगे और पढ़ने का मौका आप लोग को मिलेगा। अभी बैग रख करके प्रेयर करवा में ना। तो अभी ये एक बार जब हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम पढ़ेंगे तब ये केस हमारे सामने आएगा
कि अनंत लंबाई का अगर कोई धारावाही चालक है तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना देता है। लेकिन वहाँ ध्यान रखना, हम लोग बायो सेवर्ट के नियम के तहत नहीं पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग एम्पियर के नियम के तहत पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक। तो एक बार क्या करना है, मैंने जो 4 स्टेप बताया ना, पहला क्या करना होता है इस डेरिवेशन में, बायो सेवर्ट का नियम लगाना होता है। कैसे लगाते हैं? अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। ठीक। उसके बाद वहाँ सबसे छोटा वाला गुण, वहाँ सबसे बढ़िया स्टेप बात यही है कि सबसे छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज की ओर बढ़ दो। तो सबसे छोटा वाला त्रिभुज सॉल्व करो, DL sin थीटा हटाते हैं, इजी आता है। और उसके बाद उसके नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं तो वहाँ कोण बराबर 4/1 त्रिज्या लगाते हैं, इजी हट जाता है। और उसके नीचे वाला हम लोग cos फाई लगा देते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो वो cos फाई वहाँ पे आ जाता है, यक्स हट जाता है। और उसके बाद समाकलन करते हैं। 4 स्टेप का डेरिवेशन है, काम खत्म। ठीक है, थोड़ा परपंच जैसा जरूर लग रहा है, भारी भरकम सा है, लेकिन ये 4 ही स्टेप में है। और बाकी उसके बाद तो ये कंडीशन है कि तार की लंबाई अगर अनंत हो जाएगी तो फाई 1 और फाई 2 का तो 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में? तो ये केस तक पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक। तो ये डेरिवेशन एक बार आप लोग वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब कल परसों में ये हो जाएगा अपलोड, देख लीजिएगा। उसके बाद खुद करने का कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, फिर समझा दूंगा इसको। इसके बाद देखो, अगला हम लोग का अनुप्रयोग है अगला अनुप्रयोग है हम लोग का, अभी वहीं रहो, प्रेयर वरेयर कर लो, उसके बाद आना। धारावाही, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2023, हाँ पक्का 2023 में आने के इसकी संभावनाएं 99.9 करोड़% है। चलो, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या है भैया? मतलब ये है, ऑपरेट कर लो, ऑपरेट करने के बाद आ जाओ। चलो, तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही लूप, पहली बार लूप सामने आ रहा है। सर जी लूप क्या है? एक तो बाबू लूप, जैसे तार है ना, चालक है, इसको अगर मैं एक फेरा ऐसे मोड़ दूं तो ये वृत्ताकार लूप बन जाएगा। इसे क्या कहोगे? लूप। इसे क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। किसी भी आकार में मोड़ सकते हो, है ना, ट्रायंगल में मोड़ सकते हो, ऐसे मोड़ोगे ट्रायंगल जैसा हो जाएगा ना, तो तब भी ये लूप है। तो लूप का मतलब किसी चालक को बस एक फेरा मोड़ दो, किसी भी संरचना में, आयत में, वृत्त में, है ना, अब त्रिभुज में, वर्ग में, समांतर चतुर्भुज में, किसी भी आकृति में बस एक बार मोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों? लूप बन जाएगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं हम लोग का।